मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। और 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और एलटी और पीजीटी के लिए स्पेशल इतिहास के विशेष प्रश्नों की श्रृंखला क्लास का आरंभ हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं सभी छात्र और छात्राएं क्लास में आ गए होंगे और इन प्रश्नों को बहुत सावधानी से हैंडल करना है। मैं कई बार कह चुका हूं कि परीक्षाओं में हमें अपनी गलतियों को मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। तो फिलहाल क्लास की शुरुआत हो चुकी है और प्रश्न पूछा जा रहा है, सोहन संस्कृति का संबंध किस काल से है, किस कालखंड से है। ध्यान दीजिएगा, सोहन संस्कृति। तो ऑप्शंस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा काल से है, नवपाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक, केवल उच्च पुरापाषाण काल या फिर केवल निम्न पुरापाषाण काल। बहुत ध्यान दीजिएगा। और ऐसे प्रश्नों में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। पाषाण काल हमेशा से थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हड़प्पा काल को मत चुनिएगा और यहाँ पे जवाब है निम्न पुरापाषाण काल। ये पता है आपको। और निम्न पुरापाषाण काल में दो कल्चर हैं। उत्तर भारत का जो कहलाता है वो सोहन संस्कृति, या फिर आपने पढ़ा होगा चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर। और जो दक्षिण भारत का कल्चर है वो कहलाता है हैंड एक्स कल्चर या हस्त कुठार संस्कृति। तो मुझे उम्मीद है ये बेहतर ढंग से देखा होगा। सोहन संस्कृति हमेशा ध्यान रखिएगा निम्न पुरापाषाण काल से संबंध है, गलती ना हो। और अगले प्रश्न को देखिएगा, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में से किस संस्कृति के मृदभांड सर्वोत्तम प्रतीत होते हैं। मृदभांड परंपराओं से भी एक प्रश्न हमेशा रहा है और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बात हो रही है और यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि सर्वोत्तम किस्म के मृदभांड किस काल से, कौन से संस्कृति से संबंध रखते हैं। जोरवे, कैथा, मालवा या फिर आम्रीनाल। ठीक है ना। और तुरंत तुरंत ये फास्ट ट्रैक पे जवाब दीजिए तुरंत। जितने भी छात्र और छात्राएं क्लास में, कोई भी खाली ना बैठे, रिप्लाई करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, सभी लोग क्लास में इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जोरवे संस्कृति को मत चुनिएगा। यहाँ पे जवाब है मालवा संस्कृति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है सर्वोत्तम किस्म के मृदभांड कहां से हैं, तो वो मालवा संस्कृति के हैं। और अब ये बात आ रही है, अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा और टेक्निकल है और बेहतरीन है। टोटीदार मृदभांड, टोटीदार मृदभांड कहां से मिलते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में टोटीदार मृदभांड किस संस्कृति की विशेषता है। जोरवे, कैथा, मालवा। ऑप्शन सेम है, लेकिन अब यह तय है कि यहां पर मालवा संस्कृति नहीं होगा, क्योंकि मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वोत्तम है, यह ध्यान देना होगा, है ना। और प्रश्न क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि टोटीदार मृदभांड, और आंसर है जोरवे संस्कृति। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न पता नहीं किस परीक्षा में और कब और कैसे रिपीट हो जाएं। फिलहाल ये देखिएगा कौन सा स्थल हड़प्पाई स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ऐसे प्रश्न भी आए हैं, ध्यान रखिएगा। अलादीनो, रहमान ढेरी, आलमगीरपुर या फिर धौलावीरा। और मुझे लगता है चूंकि ये प्रश्न रिपीट हुए हैं और आप कर पाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, धौलावीरा है। धौलावीरा, सफेद कुआं इसका शाब्दिक अर्थ है, आपको पता है ना। सफेद कुआं श्वेत प्रस्तर खंडों का जो प्रयोग है, इस नगर की विशिष्टता है। और आपको पता है कि त्रिखंडीय विभाजन है, ये नगर 3 खंडों में विभाजित था। धौलावीरा की ये भी एक विशिष्टता है। बीच का जो नगर है वो कहते हैं प्राचीर युक्त क्षेत्र मध्यमा कहा गया है। हमेशा ये पूछा जाता है कि किस नगर की योजना त्रिखंडीय थी, 3 नगरों में विभाजित थी, तो वो धौलावीरा है। ठीक है। और ये देखिएगा, यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। ये सारे प्रश्न आते हैं, कभी उत्तरी छोर कभी दक्षिणी छोर, ऐसे पूछता रहता है। किस वैदिक देवता का रथ, वैदिक काल से प्रश्न है। क्रमशः, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रमशः गधे और बकरे खींचते थे, यानी 2 वैदिक कालीन देवताओं की बात हो रही है। वो देवता कौन कौन से हैं जिनका रथ क्रमशः गधे और बकरे खींचते थे। पूषण और अश्विन देव, अश्विन देव एवं पूषण, पूषण एवं मरुत या फिर रुद्र एवं पूषण, मुझे बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा, गधे अश्विन देवों का रथ खींचते हैं और पूषण का रथ बकरे खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। तद अनुसार ये जवाब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अश्विन देव युगल देव हैं, देवताओं के चिकित्सक कहे गए हैं, आपको पता है। और पूषण ऋग्वैदिक काल में भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाने वाले देवता थे। याद आया, पशुओं के देवता हैं, भटके हुए पशुओं को सुरक्षित घरों तक पहुंचाते हैं। और उत्तर
उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हो गए। इनका रथ बकरे खींचते हैं। मुझे उम्मीद है इन चीजों को आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। और देखिएगा वो कह रहे हैं वैदिक काल में रसातल में गई पृथ्वी। रसातल मतलब जल के अंदर, पाताल में चली गई। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए किस एक देवता ने वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी का उद्धार किया? वराह अवतार की सूक्ष्म संकल्पना की बात हो रही है। विष्णु, प्रजापति, वरुण और कृष्ण, ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये विष्णु को बिल्कुल मत चुनिएगा, यहाँ पर ये प्रजापति हैं। वैदिक काल की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। और अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना मैंने आपको बताया था, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा घोषणा करते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्चाय संभवामि युगे युगे, ऐसा बोला है। या फिर बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आपको पता है। तो फिलहाल वैदिक काल में ये प्रजापति हैं, गलती मत करिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसके शासन काल में भगवान बुद्ध कौशाम्बी आए? किसके शासन काल में बुद्ध कौशाम्बी आए? और इसमें शतानीक है और उदयन है, निचक्षु है, कुशाम्ब है। और मुझे लगता है सरल प्रश्न है और इसको कर पाएंगे। और ये बढ़िया प्रश्न है। उदयन के काल में बुद्ध भगवान कौशाम्बी आए। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और एक प्रश्न ये भी है कि कौशाम्बी के शासक उदयन को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? इस बात का जवाब आपको देना है। कौशाम्बी का शासक उदयन वत्स जैसे कह रहे हैं। और इनको किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? किस बौद्ध भिक्षु ने दी? आपको बताना होगा। ये जवाब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। और ये ध्यान रखिएगा कि वो कौशाम्बी की स्थापना किसने की? महाभारत काल में ऐसा कहते हैं कि वो इंद्रप्रस्थ में बाढ़ आ गई, तो कौशाम्बी को किसने बसाया? वो निचक्षु ने बसाया। याद आ रहा है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, तो ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। और प्रश्न तो आप ये ध्यान रखिएगा, अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे नए और स्पेशल प्रश्नों पर हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत अपने जीवन काल में संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसे नामित किया? किस शिष्य को नामित किया? उपाली, आनंद, महाकश्यप या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संघ का नेतृत्व कौन करेगा? बुद्ध ने किसे अपना उत्तराधिकारी सुनिश्चित किया? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं। अपना अंतिम उपदेश, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह भी एक प्रश्न है। अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? लोग कहेंगे सुबुद्ध को दिया, कुछ लोग कहेंगे आनंद को दिया। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश महापरिनिर्वाण के पहले आनंद को दिया। ध्यान दीजिएगा, आनंद को यह कहा कि आनंद, मेरे पश्चात मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। समस्त संस्कार व्यय धर्म है और अपनी मुक्ति के लिए, अपने निर्वाण के लिए, अपने महानिर्वाण के लिए, महापरिनिर्वाण के लिए खुद प्रयास करना होगा। अपदीपो भव। और सुबुद्ध को उन्होंने अंतिम शिष्य है जो जिसको दीक्षा दी है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिए क्या कह रहा है। राजा पोरस, जिसने अपनी वीरता से सिकंदर को भी अभिभूत कर दिया था, का राज्य कहाँ स्थित है? दो नदियों के बीच की बात हो रही है कि उनका राज्य किन नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम के बीच में। पोरस की बात हो रही है, जिसने सिकंदर से कहा था कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ध्यान आ गया होगा आपको। सिंधु और झेलम के बीच में उनका राज्य है, या फिर झेलम चनाब के बीच में है, परुष्णी व्यास के बीच में, सिंधु और चनाब के बीच में। अब ये पता चल रहा होगा कि ये दो तो नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि दो नहीं। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि जो वो विश्व प्रसिद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध है, झेलम का युद्ध है, वो झेलम के किनारे हुआ है। तो झेलम तो एक नदी कॉमन होगी ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अब सही जवाब आएगा झेलम और चनाब के बीच में। ये बहुत बढ़िया इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी थोड़ा सा कमीशन जज करेगा। और विशेष तौर पे एलटी की बात करें तो एलटी का पेपर बहुत कठिन आने वाला है, ये निश्चित मानकर चलिएगा। सामान्य प्रश्न नहीं होगा। मैं आपको वास्तविकता से अभी रूबरू करा दे रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो पेपर छात्रों की जो उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा कठिन था। फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिए। किसने पाटलिपुत्र के 5 जैन स्तूपों में नंदों के 5 कोषागार संचित हैं, मतलब धन के भंडार? यह विवरण किस चीनी यात्री ने दिया है? फाहियान, युआनचांग, इत्सिंग या फिर वीली? और अब कर लेंगे इसको, आप गलती करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर युआनचांग या फिर ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग याद आ रहा है? ह्वेनसांग, युआनचांग भी कह सकते हैं।
इनकी कुछ उपाधियां भी पूछी जाती हैं। मोक्ष देव हमेशा इनकी एक उपाधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर्ष के काल में भारत आए हैं। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी इनको कहा जाता है। मुझे उम्मीद है ये सब आपको पता है सारी बातें। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, आपको चीजों को रिकॉल करवा दूं, है ना। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी इन्हें कहा गया है। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा, इस प्रश्न को अच्छे से किया होगा। और अगले प्रश्न को देखिए, ये कह रहे हैं कि बिंदुसार की 500 सदस्यों की मंत्री परिषद का उल्लेख किस ग्रंथ में है। 500 सदस्यों वाली बिंदुसार की, ध्यान दीजिएगा, जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख ये बिंदुसार है, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार है ये। मौर्य शासक, महावंश, राजा बलि कथे, दिव्यावदान या फिर अशोकावदान। और मुझे उम्मीद है कर लेंगे, यहाँ पर महावंश को मत चुनिएगा। और यहाँ पर जवाब है दिव्यावदान, है ना। बढ़िया से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए 10-11 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। क्या फिर आपने यहाँ पर 1 या 2 प्रश्न गलत किए हैं क्या। और मुझे उम्मीद है यहाँ पर प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए किसी भी दशा में। नए छात्र काफी संख्या में जुड़ रहे हैं और मैं नए छात्रों को, नई छात्राओं को जो क्लास में अभी इन कर रहे हैं, उनको ये विनम्रता पूर्वक सूचना दे रहा हूं कि हम लोगों का एक आपकी तैयारी के परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित हुए हैं। एंशिएंट का अमृत संजीवनी के नाम से है। ये 3000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है। अमृत संजीवनी के नाम से 3000 प्रश्नों का संकलन है, ये टॉपिक वाइज है और कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। और मेडल इंडिया का अमृत गंगा के नाम से है। 2500 प्रश्न है इसमें, 2500 प्रश्न मेडल इंडिया के और 2000 प्रश्न मॉडर्न इंडिया में है अमृत मंजरी। तो कुल ये 7500 प्रश्न है और परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, नए प्रश्न है, कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या दी गई है। और आप चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास लगता है कि अध्ययन सामग्री थोड़ी कम है, प्रैक्टिस सेट के लिए मैटर कम है, तो आप चाहें तो इस 3 प्रैक्टिस सेट को मंगा सकते हैं। फिलहाल अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका, ध्यान दीजिएगा, महेंद्र और संघमित्रा गए हैं, आपको पता है ना। और अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा वहां गए, श्रीलंका गए। श्रीलंका का समकालीन शासक कौन है, तिस्स है ना। ये अशोक के अनुकरण पर देवानाम पेदस्सी की उपाधि भी लेता है, आपको पता है, ये सारी बातें पता है। और एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर कि महेंद्र और संघमित्रा किस बंदरगाह से गए, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत से नहीं गए, वो पूर्वी भारत का बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, ध्यान रखिएगा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वो श्रीलंका के लिए गए। अब प्रश्न आपका ये कह रहा है कि वो अभिलेखों में श्रीलंका के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। सिंघल द्वीप, ईलमंडलम, ताम्रपर्णी या फिर यवन द्वीप। ध्यान रखिएगा गलती हो सकती है और मुझे लगता है अधिकांश छात्र गलती कर सकते हैं, और ये है ताम्रपर्णी। ध्यान रखिएगा ताम्रपर्णी श्रीलंका है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहा गए, ताम्रपर्णी गए। ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका गए। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर पा रहे हैं। और अगला देख लीजिएगा, किसके सिक्कों पर जटाजूटधारी शिव, नंदी, बैल एवं त्रिशूल का चित्रांकन मिलता है। और इस तरह की बात मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में भी की है, बढ़िया से की है। विमा कटफिसेस, कुषाण वंश का, गौड़ नरेश शशांक, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई एक, या फिर कुमारगुप्त प्रथम। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों शासक शैव धर्म के अनुयायी हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उपरोक्त दोनों, यहाँ पर ध्यान रखना है उपरोक्त दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ विशेष बातें और बता देता हूं। शैव धर्म का ये कट्टर उपासक शासक है, कट्टर है, और इसने बोधि वृक्ष पीपल को कटवा दिया था। इसे बौद्ध द्रोही भी कहा जाता है शशांक को, ठीक है ना। विमा कटफिसेस कुषाण वंश का शासक है। ये पहला विदेशी है जिसने शैव धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाई और शैव धर्म को स्वीकार किया। सिक्कों पर जटाजूटधारी शिव और नंदी, बैल, भगवान त्रिशूल का चित्रांकन हुआ है। गुप्त वंश में कुमारगुप्त एकमात्र ऐसा शासक है जो शैव धर्म का मतानुयायी है, शैव धर्म का मतानुयायी है। भगवान शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय के नाम पर ही उसने अपने पुत्र का नाम स्कंद रखा है। स्कंद गुप्त का नाम आपने सुना होगा, स्कंद गुप्त, है ना। तो भगवान शिव के पुत्र के नाम पे। ध्यान रखिएगा मयूर शैली की जो मुद्रा प्रणाली की शुरुआत है, मयूर का अंकन किसके सिक्कों पे हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पे हुआ है। और आपको यह पता है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें, देखिए
एक ही प्रश्न में बहुत सारी बातें आपको क्लियर कट हो रही हैं। क्लास को आप जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। क्लास में सब लोग आते हैं तो चाहे तो लाइक का बटन दबा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी लगती है क्लास तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिलहाल एक औपचारिकता और फिर इसके बाद चतुर्भुजी भगवान शिव। ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुजी भगवान शिव की बात हो रही है। यूनानी देवता आइसो। अब एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव को यूनानी देवता आइसो के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे पूछा गया था अपोलो, भगवान बुद्ध कैसे दिखते हैं गांधार कला शैली की मूर्तियों में? अपोलो जैसे प्रतीत होते हैं ना। यूनानी देवी देवताओं का नाम भी थोड़ा सा देखिएगा तो वो कह रहे शाक्य मुनि बुद्ध और मैत्रेय बुद्ध का चित्रांकन किस कुषाण शासक के सिक्कों पर हुआ है? विमा, कैटफेसेस, कनिष्क प्रथम, वशिष्ठ और हुविष्क। और यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करिएगा, और ये बात शिव की हो रही है और बुद्ध की बात भी हो रही है, मैत्रेय बुद्ध की बात हो रही है, वो कनिष्क की बात हो रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। सिक्कों से भी एक प्रश्न होते हैं, मंदिर से भी एक प्रश्न होता है। और पिछले लेक्चर में मैंने इतने विस्तार से आपसे सिलेबस डिस्कस किया था। बड़ी रोमांचक बात यह है, मेरे लिए अभूतपूर्व अनुभव रहा ये कि सिलेबस को समझने में छात्रों ने बहुत रुचि नहीं दिखाई। सबसे बड़ी बात यह, सिलेक्शन हर कोई चाहता है, लेकिन जो पढ़ने का एक गाइडलाइन है, आपकी जो पढ़ने की एक बाउंड्री लाइन है, जहां तक आपको पढ़ना है और जैसे पढ़ना है, उसको समझने की जद्दोजहद किसी ने नहीं की। फिलहाल आप चाहें तो वो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, वो YouTube पर उपलब्ध है। फिर यहाँ पर एक बात है, वहां पर चतुर्भुजी भगवान शिव की बात हो रही थी और यहाँ पर चतुर्भुजी भगवान विष्णु की बात हो रही है। भगवान विष्णु का चित्रांकन, चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन हुविष्क के सिक्कों पर है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिएगा चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, और कुषाण शासक वसुदेव के सिक्कों पर है। तो अगर हम इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही विशेष प्रश्नों को हमने विस्तार से व्याख्या के साथ, जो प्रश्न हम लोगों ने कलेक्शन में लिए हैं अपनी इस प्रैक्टिस सेट अमृत संजीवनी में, जो 3000 प्रश्नों का संकलन है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है, इसमें शामिल किया है। विस्तार से व्याख्या दी है मैंने, केवल कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या दी है। मेडवल और मॉडर्न इंडिया का अमृत गंगा और अमृत मंजरी के नाम पे है। और फिलहाल आगे देखिएगा, पाशुपत धर्म का प्रतीक चिन्ह लकुट है ना, लकुट यानी दंड एवं शिवलिंग का चित्रांकन किस कुषाण शासक के सिक्कों पर है? अब ये सब प्रश्न कितने बेहतरीन है। विमा कटफेसेस है या फिर कनिष्क प्रथम है, वशिष्ठ है या फिर हुविष्क है? मुझे देख के फटाफट बताइएगा। और यहाँ पर अब मैं बता दूं आपके हिसाब से उत्तर क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये हुविष्क है। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, ये ध्यान दीजिएगा। पाशुपत धर्म का पहला जो चित्रांकन है, उनका प्रतीक चिन्ह लकुट, इसका चित्रांकन कहाँ हुआ है? हुविष्क के सिक्कों पे हुआ है। शिवलिंग का चित्रांकन किसके सिक्कों पर मिलता है सर? हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मिस ना हो जाए। प्रांतों के लिए भुक्ति आया है गुप्त काल में। इसके अलावा भी और कौन सा शब्द आया है? मतलब 2 शब्द आते हैं, और वो कौन से 2 शब्द हैं? वो कह रहा है देश और चक्र, चक्र एवं वीथी, देश एवं अवनी, और या फिर वीथी एवं अवनी। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देख के थोड़ा सा जवाब दीजिएगा और सही से जवाब दीजिएगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा। और फिर क्या जवाब दे रहे हैं? गलती मत करिएगा, देश और अवनी है ना। ये यहाँ पर प्रांतों के लिए, स्टेट्स के लिए आया है। भुक्ति के साथ पर्यायवाची के रूप में ये आया है। कौन सा? देश और अवनी। बढ़िया है। आगे देखिएगा, किस शासक के सिक्कों पर उसकी उपाधि शाही जौबल का अंकन हुआ है? शाही जौबल का अंकन किसके सिक्कों पे हुआ है? कनिष्क, मेनांडर, तोरमान या फिर खुशनेबाज? ध्यान रखिएगा, ये किसी विदेशी शासक के बारे में बात हो रही। शाही जौबल, ये ध्यान दीजिएगा। और कहने की बात नहीं है कि हम प्रश्न जो क्लास में शामिल होते हैं वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। कनिष्क, मेनांडर और तोरमान और खुशनेबाज। और यहाँ पर जवाब है तोरमान। ध्यान दीजिएगा, तोरमान हूण शासक है। तोरमान। मेरकुल को किसने परास्त किया था? मेनांडर पहला विदेशी शासक है हिंद यवन, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाई। ये सारी बातें
आपको बेहतर ढंग से पता होनी चाहिए, पता है। और अगले प्रश्न की तरफ नजर डालिएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि भीतर गांव का मंदिर है, ईंटों का बना ये पहला मंदिर है भारत में, ईंटों का बना पहला मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ईंट निर्मित मंदिर है ना, ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है ये। और है कहां पर ये? भीतर गांव, सतना, कानपुर, एरन, देवगढ़, झांसी। और गलती मत करिएगा। और यहाँ पर जवाब है कानपुर, उत्तर प्रदेश में, है ना। ये सब प्रश्न मंदिरों से भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देवगढ़ का वो दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में है, पहला मंदिर है भारत का जिसकी छत शिखर युक्त है। ये सारी बातें आपको पता चल रहा है। गुप्त काल में रजत और ताम्र मिश्रित सिक्का, रजत यानी कि चांदी और तांबे का मिश्रित सिक्का, दर्भ या दरब का प्रचलन किस गुप्त शासक ने किया है? देख के बताइएगा। रामगुप्त है, कुमारगुप्त प्रथम है, स्कंदगुप्त है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है। दर्भ की बात हो रही है, दरब की बात हो रही है। फिर भी इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में रजत और ताम्र मिश्रित सिक्के को क्या कहा गया है? तो मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे, और ये कुमारगुप्त प्रथम है। स्कंदगुप्त को मत चुन लीजिएगा। और फिर एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ, स्कंदगुप्त के बाद सिक्कों में मिलावट की शुरुआत हो जाती है। बहुत ज्यादा सिक्के मिलावटी हैं और वजन बढ़ता गया और मिलावट की मात्रा बढ़ती गई और सोने की मात्रा कम होती गई। और देखिएगा, समकरा अर्थात उचित कर लेने वाला, समतरह सबके साथ समान व्यवहार करने वाला की उपाधि किस शासक की है? मेहर भोज है, धर्मपाल, महेंद्रपाल या फिर भोज है? यहाँ पे करीबी जवाब हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जवाब है पाल शासक, धर्मपाल, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, समकरह या समतरह। और मेहर भोज की दो उपाधियां हैं, आदिवरह और प्रभास। आपको पता है ये उपाधियां भी पूछी गई हैं, आदिवरह और प्रभास। और परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और विद्वान शासक भोज है। आपको पता है, अद्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोज राज दिवंगते। ऐसा कहा गया कि परमार शासक भोज की मृत्यु के बाद विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। फिलहाल दक्षिण भारत का वह स्थल कौन सा है जहां से रोमन शासक क्लॉडियस का एक तांबे का सिक्का मिलता है और भारी संख्या में रोमन सिक्के भी प्राप्त होते हैं? पुहार, अरिकामेडू, या फिर करूर वांजी, या फिर मुजरिस? ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल कर पाएंगे, जल्दबाजी मत करिएगा। और मुझे उम्मीद है आप ये अरिकामेडू जवाब दे रहे हैं और ये जवाब यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर जवाब करूर या वांजी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। रोमन सम्राट क्लॉडियस के सिक्के की बात हो रही है ना। और फिर ये कह रहे हैं भारी संख्या में रोमन सिक्के मिलते। रोमन बस्ती की बात होती तब वो अरिकामेडू हो जाता। तो ये थोड़े थोड़े से प्रश्न है और मुझे उम्मीद है 21 प्रश्न हो चुके हैं और आपने लगभग 50 से ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक गैदर की है। और इसमें हमें लगता है 3 या 4 प्रश्न गलत किए हैं जो नहीं होने चाहिए। और 22वां प्रश्न देखिएगा, उत्तर मेरूर अभिलेख हमें किस विषय में जानकारी देता है? चोलों का उदय। बहुत कॉमन प्रश्न है, इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। विकल्प देखे बगैर भी इस प्रश्न को सही किया जा सकता है ना। और ये प्रश्न जो कह रहा है उत्तर मेरूर शिलालेख हमें किस चोल शासक का है, ये एक बात है। और ये चोलों की स्थानीय स्वायत्तशासी ग्रामीण जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ग्रामीण प्रशासन है, उनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। सभी ने सही जवाब दिया होगा, गलत नहीं किया है। मत्तविलास प्रासन एवं भगवद्जुकीयम नामक ग्रंथों की रचना किस शासक ने की है? और यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे किसने की है, और बिना देखे जवाब आप याद आ जाना चाहिए। और ये है महेंद्र वर्मन प्रथम। याद आया। और फिर सोमेश्वर तृतीय ने एक पुस्तक रची है, वो कौन सी है मुझे बताइएगा। सोमेश्वर तृतीय की एक पुस्तक है जो शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है, उसका नाम आप बता दीजिए। याद नहीं कर पा रहे हैं शायद। वो पुस्तक है मानसोल्लास। और फिर प्रवर सेन द्वितीय की एक पुस्तक है, हमेशा पूछी जाती है, सेतुबंध। याद आया, 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्रवर सेन प्रथम। और ये सेतुबंध पुस्तक की रचना किसने की? प्रवर सेन द्वितीय। और अमोघ वर्ष की 2 पुस्तकें आप बताइएगा, कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मलिका। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। वह पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत में भारतीय शैली के सिक्के प्रचलित किए और अपने सिक्कों पे संस्कृत में कलमा अंकित करवाया। संस्कृत में कलमा, ये एक पिन पॉइंट है इस प्रश्न का।
और देख लीजिएगा और बताइएगा इल्तुतमिश है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है या फिर अलाउद्दीन खिलजी है। और मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। संस्कृत में जो कलमा कॉन्सेप्ट है वो महमूद गजनवी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे ऐसा कहते हैं जो सिक्के पुनरांकित करवाए गए मां लक्ष्मी का चित्रांकन हुआ है। ये सब प्रश्न कई बार आए हैं भाई, और यहाँ पे हड़बड़ी में गलती ना हो। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिक्के शुरू किए इल्तुतमिश ने, ये बात आपको पता है। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता की प्रशंसा किसने की? और इसने कहा कि अपने महल के द्वार पे न्याय की घंटियां टंगवाई, जिसे बजाकर कोई भी व्यक्ति सीधे सुल्तान से फरियाद कर सकता था। सिराज इब्न बतूता, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन। मतलब इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा की बात कौन से इतिहासकार ने, किस लेखक ने की है? और ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिराज को मत चुनिएगा, यहाँ पे सही जवाब है इब्न बतूता। ये इब्न बतूता वही हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे, और इनकी पुस्तक है रेहला। और ये भी पूछा गया है कि रेहला की रचना किस भाषा में हुई है, और मुझे उम्मीद है आपको पता है और आप बिना किसी संकोच के बता पा रहे हैं। रेहला की भाषा अरबी है ना? रेहला की भाषा अरबी है, और भारतीय इतिहास में मेडवल इंडिया के रेफरेंस में 3 किताबें अरबी भाषा में है। फिलहाल वो कह रहे हैं कि सुल्तान ने ख्वाजा साहिब दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ख्वाजा साहिब दीवान है ना, तो अब या तो साहिब दीवान पढ़िए और या फिर पिन पॉइंट है इसका ख्वाजा, और ख्वाजा की बात आएगी तो फिर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं और खूब आराम से आएगा, और जवाब आएगा गयासुद्दीन बलबन। याद आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर शाह लोधी कविताएं लिखता था, इसका नाम आपको पता है, इसका नाम है गुलरुखी। याद आया? इसका नाम है गुलरुखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किन विभागों की स्थापना की? विशेष तौर पर एक विभाग है दीवाने कोही, कृषि विभाग। फिलहाल दिल्ली सल्तनत में जियाउद्दीन बर्नी ने टका एवं जीतल, 2 सिक्के तो ये हैं ही, टका और जीतल प्रमुख सिक्के हैं। चांदी का टका और जीतल तांबे का है, इल्तुतमिश ने चलाया था। बर्नी किन और 2 सिक्कों का विशेष तौर पे उल्लेख करते हैं? दरब दाम दिनार, अदली दंग और दिरहम दिरहम और दिनार। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। और सही बात है, यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा दंग और दिरहम। ये इंपॉर्टेंट बात है। बर्नी 2 और सिक्कों की बात करते हैं, है ना? और कभी ये भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में बर्नी के अनुसार सबसे छोटा सिक्का कौन सा था? तो फिलहाल यहाँ पर आपके पास वो इंटरचेंज रेट दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सिक्का दिरहम था। 1 टका में 48 जीतल बराबर 192 दंग बराबर 490 दिरहम। इस तरह 1 टका में कितने दिरहम हो गए? 490 दिरहम। और 1 जीतल में कितने दंग हो गए? 4 दंग हो गए, है ना? ये ध्यान दीजिएगा। दंग या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा मिलेगा, डांग शब्द भी आ सकता है, लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से यूज कर लीजिएगा परीक्षा भवन में। बीबी जुलेखा को किस सूफी संत की माता होने का गौरव प्राप्त है? बीबी जुलेखा को किस सूफी संत की माता होने का गौरव प्राप्त है? ध्यान दीजिएगा। शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और मुझे उम्मीद है कर पाएंगे। निजामुद्दीन औलिया साहब, योगी सिद्ध याद आया आपको, हुर्मुज दिल्ली दूरस्त याद आया आपको, उपाधियां भी याद आ जानी चाहिए। शेख उल हिंद कौन है? सुल्तान उल हिंद कौन है? तो सलीम चिश्ती शेख उल हिंद और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान उल हिंद। याद रहना चाहिए। आजीविका के लिए कृषि को अपनाने वाले एकमात्र सूफी संत, कृषि को अपनाने वाले आजीविका के लिए कौन है? बाबा फरीद, हमीदुद्दीन नागौरी, गेसूदराज या फिर निजामुद्दीन औलिया। और अब मुझे लग रहा है इसका भी जवाब आप दे पाएंगे, और ये है हमीदुद्दीन नागौरी। सुल्तान उत तारिकीन उपाधि इनकी है, ध्यान रखिएगा, असहायों के बादशाह। गेसूदराज की उपाधि आप बता दीजिए, और निजामुद्दीन औलिया की उपाधियां मैंने आपको अभी बताई हैं, है ना? तो सूफियों से उपाधियों का बड़ा रिलेशन है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि टकसालों की संख्या मेडवल इंडिया में सर्वाधिक किसके शासनकाल में? प्रश्नों के पिन पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में क्रमशः पूछ रहा है, ऐसा ना हो जाए कि वो हम लोग मुगल काल को पहले कर दें। पहले दिल्ली सल्तनत का बताइए, फिर मुगल काल का बताइए। और फिर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तुगलक, मोहम्मद बिन
और औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक शेरशाह सूरी, सिकंदर शाह लोदी और शेरशाह सूरी। और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे, और यहाँ पर सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक एवं औरंगजेब, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से शेरशाह सूरी को मत चुनिएगा। लेकिन शेरशाह सूरी की मुद्रा प्रणाली को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, और कोशिश करते हैं थोड़ा सा अभी चीजें और क्लियर हों, थोड़ा सा समय और बीते, तो हम लोग क्लास में यहीं पर यूट्यूब पर ही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम लोग टॉपिक वाइज भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, और तब तक कि जब तक हम कुछ चीजें अनाउंस कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहें तो कम से कम ये 7,500-8,000 प्रश्न, 7,500 प्रश्न एग्जैक्ट आप इसको हल कर सकते हैं अमृत संजीवनी के लिए। एंशिएंट इंडिया 3,000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, बहुत ऑथेंटिक और बहुत बहुत प्रामाणिकता के साथ एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को संकलित किया गया है। ये एंशिएंट का है, मेडवल का अमृत गंगा के नाम से है। 2,500 प्रश्नों का ये संकलन है हमारा। अरबों के आगमन से शुरू होता है और बाद में ये परवर्ती मुगलों तक जाता है, और फिर हमारा ये आधुनिक भारत का अमृत मंजरी के नाम से है। 2,000 प्रश्नों का संकलन है। आप चाहें तो इन तीनों पुस्तकों को कंबाइंड वे में, या फिर जो आपको लगता है कोई एक सेगमेंट मंगाना चाहे तो एक सेगमेंट भी मंगा सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आपके पास पर्याप्त अध्ययन सामग्री है तो फिर आप अपनी अध्ययन सामग्री का बराबर रिवीजन कर सकते हैं। जरूरत है अभी समय, क्योंकि परीक्षा आप देखिएगा, पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर में है, टीजीटी की दिसंबर में है, और जो ये लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं की जो घोषणा हुई है, जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है, वो परीक्षाएं भी नवंबर दिसंबर में होंगी। तो अब आपके पास इस समय प्रॉपर वे में 5 से 6 घंटे रोज पढ़ने का एक शेड्यूल बना लीजिए, और प्रॉपर वे में रिवीजन पे बहुत फोकस करिएगा, नया पढ़ने से बचिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि गलतियां ना हो। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी एनसीईआरटी पर हम लोग कुछ नया सेशन शुरू करेंगे। एक बार हम लोगों का 10 पेपर हुआ भी है, और हमने कुछ क्लास एनसीईआरटी बेस्ड हमने क्लास यहां पर लिए भी हैं। आपकी एलटी में ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। एलटी में आपके लिए एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ये ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। कम से कम 12th की एनसीईआरटी आपको एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की अच्छे से पढ़नी होगी, और ये हम काम यहाँ पे करा देंगे। उसके प्रश्नों को चुनिंदा जो सिलेक्टेड जो प्रश्न बनते हैं वो हम यहीं पे सॉल्व भी करवा देंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिएगा, किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने पुत्र फतेह खान का नाम शामिल किया था? गयासुद्दीन बलबन है, फिरोज शाह तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है और सिकंदर शाह लोदी। आपको पता है केवल एक ही शासक ऐसा है जिसने अपने पुत्र फतेह खान का नाम शामिल किया है, और वो फिरोज शाह तुगलक है। और फिरोज शाह तुगलक से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे प्रश्न फिरोज शाह तुगलक पर भी फोकस्ड हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, विजयनगर द नेवर टू बी फॉरगेटन एम्पायर। विजयनगर द नेवर टू बी फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक तो ऐसी ही है कि विजयनगर दी फॉरगेटन एम्पायर, अब वो पुरानी बात हो गई। और अगर वो केवल फॉरगेटन एम्पायर की बात कर रहे हैं तब तो फिर वो एक विस्मृत साम्राज्य, वो आर्सेबल की है। लेकिन यहाँ पर नेवर टू बी फॉरगेटन, जिसको बुलाया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि ये आर्सेबल नहीं है। अब इन 3 ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, और वो है एस.आर. रामानुजम। मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको गलत किया है तो इसको बढ़िया से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले प्रश्न की तरफ जाइए। मनुचरितम की रचना किसने की है? विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण है, आप बताइएगा। और इसमें नंदी तिम्मन्ना, कृष्णदेव राय, भट्ट मूर्ति या फिर अल्लाह सानी पेदन्ना। अब ये आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। मनुचरितम बड़ी कॉमन पुस्तक है, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, ये है अल्लाह सानी पेदन्ना। फिर कृष्णदेव राय की सारी पुस्तकें, तिम्मन्ना की पुस्तकें सब पता रहनी चाहिए भाई, है ना। कृष्णदेव राय की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपको पता ही रहनी चाहिए। फिर देखिएगा
किस शासक, विजयनगर की बात हो रही है, किस शासक के सिक्कों पर हनुमान जी महाराज का चित्रांकन हुआ है? बढ़िया प्रश्न है। सिक्कों से आज काफी प्रश्न यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, विशेषीकृत प्रश्न मिल रहे हैं। गरुड़ का भी चित्रांकन हुआ है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास सामने है, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या फिर हरिहर प्रथम। देखकर फटाफट जवाब दीजिएगा और यहाँ पर गलती मत करिएगा, किसी भी दशा में कृष्णदेवराय को मत चुनिएगा। और ये हरिहर प्रथम है, ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी महाराज और गरुड़ का चित्रांकन कहाँ पे हुआ है? हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हुआ है। बढ़िया चल रहा है, हम लोग बढ़िया कर रहे हैं। और गलतियां देखिएगा, मुझे थोड़ा रिप्लाई किया करिए, आपकी कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए क्लास कैसी चल रही। कमेंट करने से चूकिए मत। क्लास को अपने शुभचिंतकों को शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए सेशन कैसा था, आप क्या चाहते हैं, और कम से कम एक बार व्हाट्सएप करके मुझे ये बताइएगा कुछ विशेष टॉपिक है एंशिएंट में जो आपको परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस करें, अच्छे से पढ़ें। फिलहाल दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन है? सिंचाई व्यवस्था की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, लगान व्यवस्था की बात नहीं हो रही। नहीं आप जैसे पहले तुरंत चुन लेंगे थॉमस मुनरो, गलत हो जाएगा थॉमस मुनरो। सिंचाई व्यवस्था के जनक कौन है? और ध्यान दीजिएगा 35 अग्रदूत कौन है? क्वेश्चन नंबर 35, ऑर्थर कॉटन है, मॉनक्रीफ है, या फिर कर्नल रॉबर्ट स्मिथ है? जल्दी से बताइएगा। और यहां पर ऑर्थर कॉटन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनक्रीफ को मत चुनिएगा। और दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन है? जानबूझकर यहां पर दो ऑप्शंस रखे गए, थॉमस मुनरो और मॉनक्रीफ। फिलहाल किस विद्वान ने बाबर की आत्मकथा को तुझो के बाबरी को, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर टॉपिक टच किया है, दो दो तीन तीन प्रश्न हर टॉपिक से आया है। अभी लंबा चलने वाला है सेशन। एशिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है, ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, लेनपुल, एल्फिंस्टन, वी स्मिथ या फिर इरफान हबीब? और मुझे लगता है कर पाएंगे। और आपका दिमाग अगर लेनपुल की तरफ जा रहा है तो खतरनाक जोन में है, और ये जवाब है एल्फिंस्टन। और वेरी इंपॉर्टेंट, अब मेरे प्रश्न इंपॉर्टेंट है ही सर, है ना। अब छोटे छोटे प्रश्नों को मैं जानबूझ कर डिस्कस नहीं करता हूं, टेक्निकल प्रश्नों को जानबूझकर लेकर आता हूं कि कम से कम क्लास का समय आपका जाया ना हो। कम से कम अगर क्लास में आप आए हैं और बैठे हैं तो कम से कम कुछ नया सीखने को तो मिले। बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी का फारसी अनुवाद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? अकबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर बाबर? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर बाबर? और अकबर को फिर चुन रहे हैं तो गलत है, ये बाबर के काल में ही हो गया है। बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी, ये तुर्की भाषा की पुस्तक है, वाकयात बाबरी भी कहलाती है, तुर्की भाषा की पुस्तक है। फारसी में अनुवाद बाबर के समय हुआ है, पहला अनुवाद। और किसने किया है ये पहला अनुवाद? बाबर का ये जो सद्र सुदूर है वो जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया है, पहला अनुवाद। फिर हुमायूं के काल में दो हुए हैं फारसी अनुवाद, जैन खान और पाइंदा हसन। अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना, और शाहजहां के समय मीर अबू तलिब तुर्बाती। 5 फारसी अनुवाद हैं। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद किसने किया है? ध्यान रखिएगा, जो सबसे फेमस वाला अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खाने खाना वाला है। पहला अनुवाद कौन सा है? बाबर के काल में ही, वो जैतुद्दीन ख्वाजा का है। फिलहाल पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई? महाराजा दलीप सिंह, नंदलाल बोस, माइकल मधुसूदन दत्ता और विलियम जोन्स। बड़े करीबी जवाब हो सकते हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा, महाराजा दलीप सिंह पेरिस तो गए थे लेकिन उनको सदस्यता नहीं दी गई। नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, नहीं है। और नंदलाल बोस फेमस क्यों है ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये है माइकल मधुसूदन दत्ता। और आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने दीनबंधु मित्रा की पुस्तक नील दर्पण का जो नाटक है उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा, ये कह रहे हैं कि किस क्रांतिकारी ने 12 जनवरी 1924, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तारीखों पर भी ध्यान दीजिएगा, इतने सारे प्रश्नों को मैंने समाहित करने की कोशिश की है। 1924 है ना। कलकत्ता की बात हो रही है। क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन संयोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि वो असफल रहे और पहचान न होने के कारण एक दूसरा अंग्रेज मारा गया, शचीन्द्र नाथ सान्याल, गोपीनाथ साहा, मास्टर दास सूर्यसेन एवं गणेश घोष या फिर तारकेश्वर दस्तीकार।
और फिर अब देखिएगा बड़े करीबी जवाब हो सकते हैं, और जवाब अगर सूर्य सेन की तरफ जा रहा है तो गलत हो जाएगा। यहां पर गोपीनाथ साहा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए ये सब प्रश्न, और खास तौर पे विशेष तौर पर मैं बताऊं आपको एलटी पीजीटी के लिए, लोक सेवा आयोग पीजीटी के लिए, कम से कम मेरी अपनी व्यक्तिगत राय और अनुभव है कि कम से कम आप पीसीएस के सामान्य अध्ययन के इतिहास के प्रश्नों पर जो सिंगल लाइन प्रश्न है उनको फोकस कर लीजिएगा। पिछले 20 से 25 वर्षों के प्रश्न पत्रों का, सामान्य अध्ययन के इतिहास के प्रश्नों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और ये काम मैं करवा भी रहा हूं। बहुत सारी चीजें आपको नई मिल भी रही हैं। तो फिलहाल अगले प्रश्न की ओर जाइए, और ये कह रहे हैं अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? गोपाल बाबा वलंगकर, ज्योतिबा फुले, ई रामास्वामी पेरियार, किशन फागु बंसोडे। अच्छा प्रश्न है विटाल विध्वंसक, और ये मुझे लगता है यूपीएससी ने कभी पूछा भी है, नेट में भी ये पूछा है, और ये गोपाल बाबा वलंगकर हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा बड़ा लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब प्रश्न आपके एलटी के लिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे सर। ध्यान रखिएगा गलतियां ना हो, और आपके रिवीजन को एक महत्वपूर्ण दिशा, एक सही डायरेक्शन, और आपकी जो अब तक रिवीजन किया है उसको बढ़िया से मुकम्मल कर सके। मैं बताना चाह रहा हूं आपके लिए मॉडर्न इंडिया की ये अमृत मंजरी 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। मेडवल इंडिया का ये अमृत गंगा के नाम से 2500 प्रश्न है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नंबर भी दिए होते हैं, और फिर ये एंशिएंट का 3000 प्रश्नों का अमृत संजीवनी के नाम से है, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। 7500 प्रश्नों को रिवाइज करने का आपके पास बेहतरीन अवसर है। अगर आप इन 3 पुस्तकों को ना भी मंगाना चाहें तो आपके पास एक और अवसर है अमृत कलश से जोड़ने का। ये 3400 प्रश्न है, एंशिएंट मिडल मॉडर्न के कंबाइंड हैं, एंशिएंट मिडल मॉडर्न की एक कंबाइंड प्रैक्टिस पुस्तिका। लेकिन हाँ, इसमें कठिन प्रश्नों की व्याख्या नहीं है, ध्यान देना होगा, केवल आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको। तो आप अगर जानकारी चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, तो फिलहाल स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप मंगा सकते हैं। और यहाँ पर एक रिमार्क है, किशन फागु बंसोडे ने अस्पृश्य समाज को संगठित करने के लिए नागपुर में 9 अक्टूबर 1903 को सन्मार्ग बोधक अस्पृश्य समाज संस्था की स्थापना की। मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है विटाल विध्वंसक, वो गोपाल बाबा वलंगकर हैं, और किशन फागु बंसोडे ने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीजीटी के लिहाज से ये सब प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाइए। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? आज हम लोगों ने 100 से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस की हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उड़ीसा में केलप्पन, सी राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, आचार्य हरिदास, गोप बंधु चौधरी एवं सुरेंद्र नाथ दास, विनोबा भावे एवं मृणालिनी सेन। 4 ऑप्शन है आपके पास, और देखकर जवाब दीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर आपका दिमाग अगर केलप्पन सर की तरफ जा रहा है तो गलत है, सी राजगोपालाचारी भी नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य हरिहरदास, गोप बंधु चौधरी एवं सुरेंद्र नाथ दास। इसमें भी आप कम से कम गोप बंधु चौधरी जी का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक किया है आपने। और अगले प्रश्न की ओर नजर डालिए। और अब क्या हो रहा है, क्लास के समापन का समय है। इतने धैर्य के साथ आप क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार। हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी यद्यपि कि हफ्ते में 3 दिन कक्षाएं हो रही हैं, लेकिन भविष्य में ये कक्षाएं बहुत जल्दी रेगुलर हो जाएंगी। आपकी जो सफलता के लिए जो टेक्निकल और कठिनतम पोर्शन है उसको हम लोग यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आज आपसे विदा ले रहा हूं, मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।